नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग फिर सेट का जो वीडियो जिस तरह से पहले आ रहा था फिर कंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। देखिए दिक्कत है यार क्या कि शाम में जिस टाइम में हम ये वीडियो बनाते थे उस टाइम एक बिहार एसएससी के लिए टारगेट बैच स्टार्ट हो गया था, तो वो टाइम मिल नहीं पा रहा था। तो अब उसको जो है पहले 2 घंटा लगभग चलता था, तो अब उसको 1-1.5 घंटा कर दिया और बाकी जो टाइम बचेगा उसमें जो है ये सेट का वीडियो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, थोड़ा सा टाइम का भाव है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। देखिए कहाँ चला गया यार ये। देखिए कहा 800 रुपए के अंकित मूल्य पर 2 बार क्रमागत छूट देने के बाद, 2 बार क्रमागत यानी कि 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपए में बेची गई है तो छूट ज्ञात करना है। देखिए ना, मार्क प्राइस है कितना, 800 रुपया। 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद, 2 लगातार यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद सामान बेचे हैं कितना में, 512 रुपया में। तो ये क्या आ गया सर, तो ये आ गया कि एसपी 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद जो है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया। 800 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद 512 रुपए में बेचा, तो 2 छूट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद एसपी और एमपी का ये रेशियो है। हमको निकालना है कि 1 डिस्काउंट के बाद जो है एसपी और एमपी का रेशियो क्या होगा। 2 डिस्काउंट के बाद का रेशियो मालूम है, 1 डिस्काउंट के बाद रेशियो क्या होगा, तो इसका वर्गमूल कर लीजिए। अब वर्गमूल निकालिएगा तो भाई अगर काटिएगा तो 8 से 8 छक 48, 8 छक 48, 8 चौक 32, 8 से काटिए 100 बार, 64 का वर्गमूल 8, 100 का वर्गमूल 10। इसका मतलब क्या हुआ कि सर शुरू में अंकित मूल्य था 10 यूनिट, 1 डिस्काउंट देने के बाद सामान बेचे हैं कितना में, 8 में। तो बताइए डिस्काउंट कितने का हुआ, 2 का। 2 का डिस्काउंट कितना पर, 10 पर। परसेंट 100 से गुना यानी 20%। अगर 3 डिस्काउंट के बाद एमपी और एसपी का रेशियो मालूम होगा, अगर 3 डिस्काउंट के बाद का रेशियो मालूम होगा, शुरू में कितना होगा एमपी एसपी का रेशियो, तो क्यूब रूट निकाल देंगे। 2 डिस्काउंट के बाद एमपी और एसपी का रेशियो मालूम है, शुरू में क्या रेशियो रहेगा, तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे। क्लियर है, ये सब चीज तो पढ़ा हुआ होगा। देखिए आगे, यार किसी धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन है 3564 घन सेंटीमीटर का, इसकी बाह्य त्रिज्या 12 है, बाह्य रेडियस 12 है, दीवार की मोटाई 3 है। अगर दीवार की मोटाई 3 है तो आंतरिक रेडियस कितना, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा। पाइप की लंबाई निकालना है। अच्छा, खोखला पाइप का आयतन क्या होता है सर, तो बड़ा वाला बेलन के आयतन, जैसे ये समझिए, ये है, ठीक है ना, ये खोखला पाइप है का, इसका बाहरी रेडियस 12 है, दीवार का मोटाई 3 है, तो बाहरी रेडियस में से अगर दीवार का मोटाई घटा दीजिएगा तो क्या अंदर वाले का रेडियस नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब खोखले पाइप का आयतन क्या होगा, तो इस बड़े वाले बेलन के आयतन में से छोटा वाला बेलन का आयतन घटा दीजिएगा तो खोखले पाइप का आयतन आ जाएगा। तो आप, या फिर इस पाइप को बनाने में जो धातु का प्रयोग हुआ है उसका आयतन आ जाएगा। तो बड़ा वाला का आयतन क्या होगा, तो पाई, बड़ा वाला का रेडियस कैपिटल आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर एच, छोटा वाला का आयतन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन दिया है कितना, 3564। अब आप बताइए, पाई यानी 22/7, दोनों जगह कॉमन कर लेते हैं, एच है तो एच कॉमन कर लेंगे, इनटू। अब मेंटली कैलकुलेशन करिए, अगर पाई और एच कॉमन कर लिए तो अंदर बच गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 12 + 9 21, इंटू 12 में से 9 गया 3, अब बराबर 3564। अच्छा, 7 से 3 बार, 3 तिया 9, 9 से काटिएगा 9 तिया 27, 27, 8 6 86, 9 9 81, 9 छक 54, 22 से काटिएगा तो 22 से कम 22, 22 अठे 176, तो ऊंचाई कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
आसान सा सवाल था। धात्विक पाइप का जो है का धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन दिया है। धातु कहने का मतलब ये जो खोखला पाइप है इसको बनाने के लिए जो ये धातु का प्रयोग हुआ है, इस धातु का आयतन दिया है। तो धातु का आयतन कैसे निकालेंगे? तो बड़ा वाला बेलन के आयतन में से छोटा वाला बेलन का आयतन घटा दीजिएगा, तो इस बेलन को बनाने में जो धातु का प्रयोग हुआ है उसका आयतन आ जाएगा यार। चलिए देखिए, ये तो सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन का। बोर्ड मास का रूल सबको पता ही है। देखिए पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करना पड़ेगा यार। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 × 5 = 35 और 3 38/5 है, ये 38/5 और माइनस 15 × 2 = 17/5। तो 38 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 11/5, 11 21। कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है, 21/5। ठीक है, अब इसको देखिए तो ये डिवाइड के जगह अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेंटली थोड़ा कैलकुलेशन करिए, इनवर्स हो जाएगा। 33/5/2 है, गुना करेंगे 2/5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 66/5 प्लस का। ठीक है, अब इसको ऐड करिएगा तो 66 + 21, 66 + 21 कितना हो जाएगा? 66 + 21 मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा? 87/5। तो इसका तो हिसाब किताब हो गया, यहां प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहां देखिए पहले डिवाइड है या पहले का क्रिया करिएगा तो ऑफ का कैलकुलेशन पहले, उसके बाद डिवाइड का, पहले ऑफ उसके बाद डिवाइड, यानी पहले का उसके बाद डिवाइड। तो का करिएगा तो 7 से 7 चौक 28। अब 4 तिया 12 से इसको डिवाइड करिए, 12 से डिवाइड करिएगा तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 14 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, यहां तक का हिसाब किताब खत्म। अब यह है 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 और 2 157 बट्टा 5, ये डिवाइड है। ये अंदर पहले इसको पहले ब्रैकेट का क्रिया ना करिएगा, तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करिए। ये हो गया 14 × 5 = 70, 157 बट्टा 5 डिवाइड 14 × 5 = 70 और 87, 70 और 87 7, 7 से 14 = 15, 157/5। अब बताइए 157/5 को 157/5 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। क्या हो गया इसको? ठीक है, चलिए देखिए, कहा पीयूष 8 किलोमीटर/आवर के गति से दौड़ रहा है। पीयूष का चाल दिया है 8 किलोमीटर/आवर। आगे कहा हुआ प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। कहने का मतलब है कि हर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। हर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट आराम करने के लिए रुकता है। आगे कहा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में पीयूष को कितना समय लगेगा, ये बताना है। एक बात बताइए, रुकने वाला जो है डाटा ना, आराम करने वाला डाटा है, उसको पहले इग्नोर करिए। आप बस ये बताइए कि अगर बिना रुके 56 किलोमीटर जाते तो कितना समय लगता है। 56 किलोमीटर अगर लगातार चलते तो आप बोलेंगे कि सर चाल है 8 किलोमीटर/आवर, 56 किलोमीटर दूरी तय करते अगर 8 के चाल से तो समय लगता कै घंटा? 7 घंटा। लेकिन ऐसा कब होता? जब आप लगातार चलते। जब आप लगातार चलते तब ऐसा होता। लगातार चलते तो 7 घंटा में पहुंच जाते। लेकिन हुआ क्या कि हर 3 किलोमीटर चलने के बाद आप 5 मिनट के लिए आराम करते हैं। तो आप बताइए 56 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 3-3 किलोमीटर चलने के बाद आप आराम करते हैं। तो पहले ये बताइए आप रुकते हैं कै बार? तो 3 से डिवाइड करिएगा। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो 3 एकम 3 बच गया, 2 और 6 26, 3 × 8 24, 28 तिया 54, 28 तिया 384 ना होता है, 28 तिया 3 का 18 तिया 54, 18 यानी कि कै बार रुके हैं? 56 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 3-3 किलोमीटर चलने के बाद रुकते हैं। तो 3 से 56 को डिवाइड करिए, 18 तिया 54, 19 तिया 57, ज्यादा ना हो जाएगा? डिस्टेंस 57 किलोमीटर तय करना, 56 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 3 से डिवाइड करिएगा तो 18 तिया 54, यानी कि 18 बार रुके हैं। कै बार? 18 बार। एक बार रुकते हैं तो 5 मिनट आराम करते हैं। अगर 18 बार रुके हैं तो कितना मिनट के लिए? 18 × 5 = 90 मिनट। 90 मिनट कहने का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा 30 मिनट। तो अगर बिना रुके चलते 7 घंटा में पहुंचते, लेकिन रास्ता में आप 1 घंटा 30 मिनट तक आराम कर लिए हैं,
इस वजह से आपको पहुंचने में टाइम लगा होगा क्या घंटा, 8 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन सी ठीक है। 56 किलोमीटर चलना है, 3-3 किलोमीटर चलने के बाद आराम करते हैं, तो टोटल कितना बार रुके पहले ये देखना पड़ेगा। एक बार रुकते हैं 3 किलोमीटर चलने के बाद, एक बार रुकते हैं तो 5 मिनट आराम करते हैं, तो भैया टोटल कितना बार रुके हैं, तो 56 को 3 से डिवाइड किया, 18 तिया 54, 19 तिया 57, ज्यादा हो जाएगा, 18 तिया 54 यानी 18 बार रुके हैं। एक बार रुकते हैं 5 मिनट आराम करते हैं, 18 बार रुके हैं तो टोटल क्या मिनट, 90 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ज्यादा लगेगा। देखिए का दो संख्या a स्क्वायर और 9 है, यदि उनका माध्य अनुपात b है, मध्य अनुपात b है, तो सर a स्क्वायर और दूसरा है 9, इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी। मध्य अनुपात होता है रूट अंडर ए बी, लेकिन मध्य अनुपात दिया है कितना b, a स्क्वायर का वर्गमूल a, 9 का वर्गमूल 3, तो 3a बराबर क्या हो गया b। दो टर्म आपस में बराबर है, अगर इन दोनों का रेशियो लिखेंगे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1:3। तो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई 3 है। अब यहाँ पूछा है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a 1 का स्क्वायर 1, b है 3 का स्क्वायर 9, तो a का 9 10 अनुपात। यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 9 गया -8, लेकिन रेशियो है। और यहाँ पे इसका मीनिंग है कि डिफरेंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव आता है, अगर निगेटिव है तो माइनस को इग्नोर कर दीजिए, और ऐसे भी ऑप्शन है नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 9 का डिफरेंस कितना है 8 का। रेशियो छोटा करेंगे तो 2 से 5 बार और 2 से 4 बार, 5:4। ठीक है चलिए। का एक समवृत्ताकार शंकु के आधार का एरिया, शंकु का आधार देखिए, तो शंकु का आधार कैसा होता है मेरे भाई, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। और का शंकु के आधार का एरिया, आधार का एरिया यानी वृत्त का एरिया, और वृत्त का एरिया होता है पाई यानी 22/7 r स्क्वायर, आधार का एरिया। लेकिन दिया है कितना 1408/7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से काटिए, 22×5 110, 22×6 132, 132 8 और 8 88, 22×4 88, r स्क्वायर बराबर 64, तो r बराबर कितना 8। आगे कहा इसकी ऊंचाई 6 है, हाइट 6 है, तो कहा कि शंकु के वक्र सतह का एरिया। अच्छा शंकु के वक्र पृष्ठ एरिया क्या होता है πr/l, तो पहले l जानना पड़ेगा। आपको पता है कि सर r जो है ये 8 है, r कितना है r 8 है, r कितना है मेरे भाई 8, r 8 दिया है। ओहो कोई बात नहीं समझ जाइएगा, r 8 है, h 6 है, तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट याद होगा आप लोग को, ट्रिपलेट याद है, तो 6 8 ये 10। तो वक्र पृष्ठ एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया पाई 22/7, r 8 और l कितना है 10 है। तो ये करिएगा, तो यहाँ ऑप्शन से थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लेना चाहिए था। 22 8 8 दूना 178, आप गुना 10 1780, अब अट्टा में कितना 7। अब यहाँ से ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा यार, कहाँ गया सवाल, ले सवालों नहीं देख लीजिएगा, पता नहीं कब क्या होगा इसका। हो जाएगा ना, कर्व सरफेस एरिया निकालना था। देखिए कहा ए ने सुबह 6 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया, बी ने भी सुबह 10 बजे उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। ए और बी की गति का अनुपात 3:7 है, यदि दोनों एक साथ एक ही स्थान में, ये गलत है थोड़ा यहाँ पर, दोनों एक साथ, ये होना चाहिए कि यदि दोनों एक ही स्थान से होना चाहिए, यदि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो किस समय मिलेंगे। देखिए ए चला है 10 बजे उत्तर की ओर, बी भी उत्तर की ओर जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन सेम है। ए 8 बजे चला है, 6 बजे चला और बी 10 बजे, यानी बी के चलने से 4 घंटा पहले ए चला है। तो आप बताइए ए का चाल है 3,
4 घंटा पहले चला तो 3 के चाल से चलकर 4 घंटा में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है? तो 12 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 12। यानी कि बी अभी यहाँ है और 10 बजे तक ए जो है 4 घंटा चलकर बी से 12 किलोमीटर आगे चला गया। यानी 10 बजे तक ए और बी के बीच का फासला 12 किलोमीटर हो गया। अब बी पीछा करना शुरू किया, ए तो भाग ही रहा है, बी 10 बजते ही बी पीछा करना शुरू कर दिया। तो बताइए पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बट्टा 4। सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा। 7 में से 3 गया कितना? 4। तो 4 तिया 12 यानी कि 3 घंटा में। कै घंटा में पकड़ लेगा? 3 घंटा में बी पकड़ लेगा। कहा कितना बजे? तो सर बी पीछा करना कै बजे शुरू किया है? 10 बजे पीछा करना शुरू किया, 3 घंटा बाद पकड़ लिया, यानी कितना बजा होगा? तो सर 1 बजा होगा। ठीक है, चलिए देखिए। का 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति बैग है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला है लिखते चलिए। 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति बैग है, यानी एक बैग का क्रय मूल्य 15 रुपया है। आपने 120 बैग खरीदा है तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 गुना 12 180 पर एक जीरो और लगा दीजिए, यानी 1800 रुपया। का 120 बैग का क्रय मूल्य 15 रुपया प्रति बैग है, यानी एक बैग 15 का, तो 120 बैग आपने लेकर आया होगा 1800 में। आगे कहा कि सर उनमें से 40 बैग को 18 रुपए प्रति बैग में बेचा गया। अच्छा, 40 बैग को 18 रुपए प्रति बैग, एक बैग को 18 में, तो 40 बैग को कितना में आपने बेच दिया है? 720 रुपया। अब इस चीज को माइंड में रखिए, 720 रुपए विक्रय मूल्य आप प्राप्त कर लिए हैं 40 बैग बेचकर। अब आगे कहा कि प्रति बैग बेचा गया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब आगे कहा 4 रुपए प्रति बैग का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 4 रुपया प्रति बैग लाभ कमाना चाहते हैं। 120 बैग आपने परचेज किया है, हर बैग को बेचकर आप 4 रुपए लाभ कमाना चाहते हैं, यानी टोटल आप कितना कमाना चाहते हैं? 12 चौक 48, 480 रुपया। आप बताइए 1800 रुपए में खरीद कर लाए हैं, अब 480 का लाभ कमाना चाहते हैं, यानी कि बैग को बेचना कितना में होगा? तो 1800 में खरीदे हैं सर, एक बैग पर 4 रुपया, 120 बैग को मिलाकर 480 रुपया लाभ कमाने का इच्छा है, यानी कि बेचना पड़ेगा टोटल कितना में? 2280 रुपया में। क्लियर है बात यहाँ तक? अब सवाल का शेष बैग को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सुनिए ना, 40 बैग को 18 रुपए पर बैग के हिसाब से कितना में बेच चुके हैं? 720 रुपया। तो 720 रुपए विक्रय मूल्य तो आप प्राप्त कर चुके हैं, तो बचा है कितना अभी? 1560 रुपया। अच्छा, अब बेचने के लिए कितना बैग बच रहा है? टोटल 120 बैग है, जिसमें से 40 को बेच दिए, तो बच रहा है क्या बैग? 80 बैग। तो 1560 रुपया कमाना पड़ेगा 80 बैग बेचकर। तो एक बैग कितना में बेचना होगा? 80 से डिवाइड कर दीजिए, 0। अब ये कटेगा तो 8 एकम 8, 7 8 नमा 72, 8 पचे 40, यानी कि 19.5 रुपया प्रति बैग। हो जाएगा? अच्छा सवाल था, इसको आप लोग देखिएगा जरा। देखिए, का एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर के गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वहां से क्यू से यानी वहां से वापिस आ जाता है। तो कहा औसत चाल। सुनिए ना, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए हैं कितना के चाल से? 60 से। आने के दौरान आप अपना स्पीड जो है 50% बढ़ा दिए, तो आप बताना 60 का 50% यानी आधा, तो 60 का आधा 30 बढ़ा दिए, यानी आने के दौरान आपका स्पीड कितना होगा? 30 ज्यादा यानी 90 किलोमीटर रहा होगा। तो सर गए हैं 60 के स्पीड से, आ रहे हैं 90 के स्पीड से, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा? तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2x बाई बट्टा x प्लस बाई, तो 90 या 60 150, ठीक है ना। अब काटा पीटी कर दीजिए तो जरा, 30 से 2 बार, 30 से 5 बार, 18 पचे 90, 18 चौक 72, ऑप्शन डी। ओके ना, आसान सा सवाल था। 50-60 किलोमीटर पर आवर के चाल से गया, आने के दौरान अपना स्पीड 50% बढ़ा दिया, तो 60 का 50% यानी आधा 30 होता है, तो 60 था 30 बढ़ा दिए तो स्पीड हो गया 90। गए हैं 60 के चाल से, आए हैं 90 के चाल से, कहा जावन आवन के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगा? 2x बाई बट्टा x प्लस वाई। देखिए, कहा अरिथमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत, यानी कि इस अरिथमेटिक शब्द में आई कितना बार है या कितना आई कितना % है। तो देखिए तो जरा,
अरिथमेटिक अक्षर में टोटल शब्द कैगो है, लेटर कैगो है, ये पहले देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल लेटर है 10 गो। टोटल लेटर कैगो है 10 गो भाई, हट यार। टोटल लेटर है 10 ठो। अब उसमें से आई कैगो है 1 2 ठो, आई है 2, यानी आई है 2 ठो। टोटल कितना में से 10 में से, परसेंट में बोला है तो 100 से गुना, 0 से 0, 10 दूना 20%। ओके देखिए, यदि cos 2 थीटा इंटू cosec 4 थीटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इफ a प्लस बी अगर 90 डिग्री है, a प्लस बी 90 डिग्री है, ए भाई a प्लस बी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो पहला चीज साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। कॉस ए इंटू कॉसेक बी 1 होगा। तीसरा टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि ऐसा होता कैसे है, ये चीज कहां से गया भाई। देखिए तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि ये साइन है, साइन ए इंटू सेक बी, ठीक है। इसको पहले ब्रेक करिए, ठीक है। पहले तो एंगल सेम करिए, या सबको ए बनाइए या सबको बी बनाइए। आप बताइए, इसको एज इट इज रख लेते हैं ए को, साइन ए। बी को क्या लिख सकते हैं, अगर a प्लस बी 90 है तो b बराबर क्या यहां से लिख सकते हैं, b बराबर 90 माइनस ए, b बराबर 90 माइनस ए लिख सकते हैं। आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं, तो सेक b के जगह क्या लिख देंगे 90 माइनस ए, तो साइन ए इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ये तो पता ही होगा। आप बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये आता कैसे है, ये चीज तो आप समझ गए, लेकिन अब ये चीज आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि सर अगर एंगल का योग 90 डिग्री है, एंगल का योग 90 है, तो साइन ए इंटू सेक भी 1 होता है, कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 होता है, टेन ए इंटू टेन भी 1 होता है। और इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि सर जी साइन ए इंटू सेक भी 1 है, साइन ए इंटू सेक भी 1 है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एंगल का योग कितना डिग्री हो 90 डिग्री। कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 है, कॉस ए इंटू कॉसेक भी 1 है, इसका मतलब एंगल का योग कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। क्लियर है बात यहां तक? तो चलिए अब देखिए तो जरा, यहां कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो ऐसा पॉसिबल कब है जब एंगल का योग 90 हो। 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 15 छक 90 15 डिग्री। अब थीटा 15 है तो बताइए साइन 15 डिग्री, सॉरी 3 थीटा, साइन 3 थीटा, थीटा 15 है तो 15 तिया 45, तो साइन 45 कितना 1/√2 प्लस कॉस 6 थीटा 15 छक 90, तो कॉस 90 कितना 0 डिग्री, तो 1/√2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, का एक टैंक के तल में एक रिसाब 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। एक रिसाब जो है, लीकेज जो है 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देगा। एक लीकेज पूरा टैंक खाली कर देगा कै घंटे में 9 घंटे में। आगे कहा एक इनलेट पाइप 4 लीटर प्रति मिनट के दर से पानी भरता है। एक इनलेट पाइप आपने उसमें खोल दिया है, एक इनलेट पाइप यानी भरने वाला नल आप खोल दिए हैं जो 4 लीटर प्रति मिनट टैंक को भर रहा है, जिसके कारण कहा रिसाब अब टैंक को 12 घंटे में खाली करेगा। पहले रिसाब जो था वो पूरा टंकी 9 घंटे में खाली कर देता था, लेकिन आपने एक नल ओपन कर दिया जो 4 लीटर प्रति मिनट टैंक में पानी भर रहा है, जिसके कारण लीकेज अब उस टंकी को 12 घंटा में खाली कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है अब 12 घंटा लगने का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर देखिए, पहले तो लीकेज जो था वो अकेले
खाली कर रहा था तो 9 घंटे में बिना डिस्टर्बिंग का खाली कर दे रहा था। लेकिन अब बेचारा खाली भी कर रहा है, ऊपर से नल पानी भर रहा है, यानी अब 2 सिस्टम ओपन है, एक तो लीकेज है, साथ के साथ एक भरने वाला नल ओपन है, जिसके कारण अब टंकी खाली हो रहा है 12 घंटे में। पहले खाली हो जा रहा था 9 घंटे में, अब खाली हो रहा है 12 घंटे में। पहले 9 घंटे में और अब 12 घंटे में। तो LCM 36, तो 9 घंटा में 36 खाली हो रहा था तो 1 घंटा में 4, अब 12 घंटा में 36 खाली हो रहा है तो 1 घंटा में 3 खाली हो रहा है। अच्छा, लीकेज का एफिशिएंसी कितना है? -4, यानी लीकेज 1 घंटा में 4 लीटर निकाल रहा है, लेकिन निकल 3 लीटर रहा। इसका मतलब नल कितना भर दे रहा होगा? 1 लीटर नल भर दे रहा होगा, यानी कि नल का एफिशिएंसी आ गया 1। अब नल पूरा टंकी कितने देर में भरेगा? 1 घंटा में 1 लीटर भर रहा है, तो पूरा टंकी यानी 36 लीटर कितने देर में भर देगा? तो 36 घंटा में भर देगा। का टैंक का क्षमता बताइए। एक बात बताइए, टैंक का क्षमता अगर बताना है तो सर नल जो है इनलेट पाइप यानी भरने वाला नल 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी टंकी में भर रहा है, और पूरा टंकी भर दिया है कै घंटा में? 36 घंटा में। आप बताना 1 मिनट में अगर 4 लीटर भर रहा है तो 36 घंटा, घंटा को मिनट में लाइएगा तो 60 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर, तो इतना मिनट में क्या लीटर? मल्टीप्लाई कर दिए। अब यार यहाँ पे तो 0, अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो देख लीजिए यूनिट डिजिट नहीं 10th डिजिट। तो यहाँ 6 छक 36, 6 चौक 24 का 4 आ गया। आगे क्या आएगा नहीं पता, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 4 और 0। 4 और 0 यहाँ है नहीं, 4 और 0 यही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बात, चलिए देखिए, का इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होता है। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज मतलब कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, अजीब टाइप का लग रहा होगा पढ़ने पे। कहा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना करें तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर। कहने का मतलब यह है कि आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या बताइए, वह अंक बताइए जिसको 1 से 9 तक किसी भी संख्या से, 1 से 9 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहा कि वह अंक बताइए, वह संख्या बताइए जिसको 1 से 9 तक किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो गुणनफल आएगा इस गुणनफल के अंकों का योग इस अंक के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है कि वह अंक आपसे पूछा है कि जिसमें 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वो उस संख्या के, उस जो गुणनफल आएगा उसके अंकों का योग उस संख्या के बराबर होगा। तो भाई इकलौता नंबर 9 है, 9 को किसी से भी गुना कर लीजिए, अंकों का योग यानी उसका डिजिट सम ऑलवेज 9 ही रहेगा। अंकों का जो योग आएगा, डिजिट सम बोलिए, डिजिट सम जो होगा वो ऑलवेज 9 होगा। तो जैसे देखिए 9 को अगर आप 1 से गुना करिएगा कितना? 9। 9 को 2 से गुना करिए, 9 दूना 18, 18 के अंकों का योग 8 है 1 9। 9 को 3 से गुना करिए, 9 तिया 27, 27 के अंकों का योग 7 2 9। बड़ा खतरनाक नंबर है वो 9, किसी से भी गुना कर लीजिए, इसके अंकों का योग 1 से लेकर 9 तक के किसी भी संख्या से गुना, ऐसे तो आगे भी किसी से करिएगा, डिजिटल सम ऑलवेज 9 आएगा। चाहे किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए, 5 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या, 9 को किसी भी संख्या से गुना करिएगा ना तो डिजिट सम ऑलवेज 9 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना करिए, अरे भाई 5 से गुना करिए तो 9 पचे 45, 45 का डिजिट सम 5 4 9। 9 को 6 से गुना करिए, 9 छक 54, 54 का डिजिट सम 5 4 9। 9 सते 63, कितना हो गया? 6 या 3 अंकों का योग 9। तो यही तो पूछ रहा है कि वह अंक बताइए जिसको 1 से 9 तक किसी भी संख्या से गुना करे तो उस गुणनफल के अंकों का योग उस अंक के बराबर हो। तो इकलौता नंबर कौन है? 9। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल इतना समझा है, लेकिन आपको तो अब पता होना चाहिए आज के बाद। देखिए का 1683 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/2, ए का आधा, बी का तिहाई यानी b/3
और सी का चौथाई, सी गुना 1/4 करेंगे तो C/4 ही आएगा ना। का ये सब आपस में बराबर है। और ये रिलेशन आप सबको पता है कि सर ऊपर अगर ये तीनों टर्म आपस में बराबर, ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, तो ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा नीचे वाला। यानी ए के जगह 2, बी के जगह 3 और सी के जगह 4। तो ए, बी एंड सी तीनों के हिस्से का रेशियो मालूम। ए का हिस्सा है 2 यूनिट, बी का हिस्सा 3 एंड सी का हिस्सा 4 यूनिट। सवाल में टोटल हिस्सा दिया है कितना, 1683। अनुपात में टोटल कितना है, 4 3 7 2 9। पूछा किसका है सर, तो बोला है बी का हिस्सा ज्ञात करें, यानी कि 3। तो 3 3 9, 3 से काटिएगा, 3 5 15, 3 6 18, 3 1 3, 561 रुपया। ठीक है ना। चलिए, आसान सा सवाल था। कहा 1200 व्यक्तियों के एक समूह, कहा 1200 मेंबर है, टोटल कितने लोगों का समूह है, 1200 लोगों का समूह है। कहा जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है। 1200 लोग है, उसमें कुछ कैप्टन होगा, कुछ सैनिक होगा, सबको मिला जुला कर टोटल 1200 लोग हैं। कहा एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है ये सारे लोग। कहा हर 15 सैनिक के लिए एक कप्तान होता है, हर 15 सैनिक के लिए एक कैप्टन होता है। 15 सैनिक के लिए कितने कैप्टन होता है, एक कैप्टन होता है। तो आप बताइए ऐसे ऐसे जो ग्रुप बनेगा ना, उसमें 15 तो सैनिक होगा और एक उनका कैप्टन होगा, तो एक ग्रुप में टोटल कितने मेंबर होगा, 16 मेंबर। 15 सैनिक और एक उनका कप्तान होगा, तो टोटल एक ग्रुप में 16 मेंबर। आगे सवाल में कहा समूह में कप्तानों की संख्या। तो ऐसा करते हैं कि सर 15 लोगों पर एक कैप्टन है, यानी कि एक ग्रुप जो बनेगा उसमें 15 सैनिक एक कैप्टन, यानी कि 16 मेंबर होने चाहिए। अपने पास टोटल 1200 व्यक्ति है, टोटल कितने लोग हैं, 1200 मेंबर है। तो इस 1200 मेंबर में से 16 मेंबर का कितना ग्रुप बनेगा ये जान लेते हैं। तो 1200 को 16 से डिवाइड करिएगा तो 16 सते 112 बच गया 8 0, 16 पचे 80, यानी कि 75 ग्रुप बनेगा। क्या को ग्रुप बनेगा, 1200 लोगों से 1200 लोग है, 16 लोगों का ग्रुप बनाना है। टोटल कितने ग्रुप बनेगा, तो 75 ग्रुप बनेगा। और अभी आपने देखा कि एक ग्रुप में 15 तो सैनिक होगा और एक उनका कैप्टन होगा। तो आप बताइए हर ग्रुप में एक कैप्टन है, अगर 75 ग्रुप है तो कप्तान भी क्या होगा, 75 को होगा कि नहीं होगा। यस, ऑप्शन डी। कितना आसान सवाल था। देखिए, का किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का नबन कोण। अच्छा, अब नबन कोण कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब ना नबन कोण बनता है। तो आप टावर पर चढ़ गए, आप बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं, तो अब नबन कोण बन रहा है। टावर, सुनिए गौर से, टावर के छत से बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं तो अब नबन कोण बन रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे देख रहे होइएगा तो टावर का ऊंचाई ज्यादा होगा। अब बिल्डिंग का ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी का सतह है, और ये थोड़ा सा फिगर उगर मेरे से सही नहीं बनता, आप लोग मैनेज करिएगा यार। ये है, ये है मान लीजिए टावर, और ये है बिल्डिंग। बिल्डिंग है 10 मीटर ऊंचा। टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के टॉप का नबन कोण 60 है, यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल खींच लिए। अच्छा, ये अब नबन कोण अगर 60 है तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आगे बोला है कि टावर और बिल्डिंग के बीच 50√3 मीटर का डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस दिया है 50√3। अब आप बताइए, ये तो खुद से हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल एक लाइन खींच लिए। 60 डिग्री के लिए ये लंब कितना, √3, और ये कितना होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी 1 यूनिट बराबर 50√3 है। 1 यूनिट 50√3 है तो √3 यूनिट बराबर कितना, √3 से मल्टीप्लाई करिए तो 50 गुना √3 गुना √3 3, तो 50 दिया 150, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 150 आ गया। अच्छा, ये वाला 10 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कहा कि टावर का टोटल ऊंचाई 150 + 10 160। ठीक है, देखिए, का निम्न लिखित व्यंजक को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। सिंप्लीफाई करना है, शुरू हो जाइए। देखिए, पहले ऊपर वाला को सिंप्लीफाई करिए ना। ये 45 है, 45 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 9 का वर्गमूल 3 3, 24 दिया 72 √5। ठीक है,
अच्छा ये 4 पचे, 4 पचे, 4 का वर्गमूल 2, तो 16 दूना 32√5, ठीक है। 245 है, 245 है मेरे प्यारे भाई। तो 5 से करिए तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 नमा यानी 49 पचे होता है 245, तो 7√5 और ये तो 47√5 है ही। तो आप बताइए माइनस वाला को एक साथ प्लस वाला को, 72 7 77√5 माइनस 32 माइनस 47, 7 2 अरे 72 7 79 ना हो जाएगा, 79√5, 32 और 47, 4 3 7 7 2 79, तो ये कट कुट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 0 और नीचे कुछ हो। अगर ऊपर 0 आ गया नीचे कुछ हो तो 0 ही रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नहीं समझे, देखिए जैसे प्लस वाला को एक साथ करिएगा, अरे यार देखिए ना, ये है प्लस 72√5 और यहाँ प्लस 7√5, तो 72 प्लस 7 79, 79√5 माइनस 32√5 और माइनस 47√5, तो 7 दूनो 4 3 7, 79√5, तो 0 हो जाएगा ना। देखिए का इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो वो रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 दूना 18, 25 में से 18 गया, 25 में से 18 गया, कितना हो जाएगा 7, तो √7, ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान है, मतलब ठीक ठाक सवाल है, आप कर सकते हैं ऐसा सवाल। का राघव और अनुज ने 9,000 रुपए के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया। राघव अकेले काम को 18 दिन में, राघव अकेले करे तो 18 दिन में कर देगा, अनुज अकेले करेगा तो 12 दिन में कर देगा। का राहुल की मदद से उन्होंने 6 दिन में काम कर दिया, तो राघव, अनुज और राहुल ये लोग मिलकर काम किया है क्या दिन में, 6 दिन में। तो पहले टोटल वर्क निकालिए, तो इन सब का एलसीएम 18 बार 6 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36, 6 6 36। आप बताइए तो राघव का एफिशिएंसी कितना है 2, अनुज का एफिशिएंसी 3, अच्छा तीनों का टोटल 6 है, जिसमें राघव अनुज का 2 और 3 5 है, तो राहुल का कितना हो जाएगा 1। और आपको पता ही है कि अगर सारे वर्कर इकट्ठे काम पूरा किया है यानी इक्वल टाइम तक काम किया है तो मजदूरी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा, यानी राहुल, राघव, अनुज और राहुल तीनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी 2 3 5 और 1 6, तो टोटल मजदूरी है 6, काम किया है पर डे 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट का मजदूरी मिला है 9,000, तो 6 यूनिट 9,000, 1 यूनिट बराबर 15 छक 90, यानी कि 15 छक 6 से 15 डबल 0 1500 रुपया। अब सवाल कहा है कि बताइए राहुल को कितना मिला, तो राहुल 1 यूनिट काम किया है, 1 यूनिट का मजदूरी कितना है 1500 रुपया, ठीक है बात। देखिए का 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 3 चीज जनरली आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो की है कि जिस संख्या का इकाई स्थान पर 2 3 7 8 एवं ऑड जीरो कहने का मतलब जिस संख्या की इकाई स्थान पर 1 0 या 3 0 या 5 0 या 7 0 होगा वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा चीज ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए जरूरी है ये, जैसे यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के अगर परफेक्ट स्क्वायर के लिए यूनिट प्लेस पे 0 है तो 10th प्लेस पर भी 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 तो 10th प्लेस पर भी 0, क्योंकि अगर यूनिट पे 0 है 10th पे कोई अलग नंबर आ गया तो इकाई अंक पर 1 0 यानी लास्ट से 1 0 कभी हो ही नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर का। तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 0 है तो 10th पर भी 1 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिट पर 1 है तो यहाँ पे 10th पे इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट पे तो कभी 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 2 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इकाई अंक पे 3 हो ही नहीं सकता,
4 रहेगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ इवन नंबर होना चाहिए 10th पर। अगर 5 है तो 5 के लिए फिक्स है 2 होना चाहिए। 6 है तो 6 के लिए ऑड होना चाहिए। ये दोनों बस ध्यान में रखिएगा। 5 है तो 2, 6 रहेगा तो ऑड रहेगा। 7 कभी इकाई अंक पर होगा ही नहीं, क्योंकि 7 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, 9। अगर 9 रहेगा तो 10th प्लेस पे इवन रहेगा। इतना याद रखिए। और तीसरा चीज ध्यान में रखिएगा, देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर 121। 121 का डिजिट सम कितना, 1 2 3, 3 1 4। 12 का स्क्वायर 144। 144 का डिजिट सम 4 4 8 1 9। 9 बोलिए या 0, बात एक ही है। डिजिट सम 9 बोलिए या 0, बात एक ही है। तो 0 बोलिए या 9 बोलिए, एक ही चीज है। क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा तो शेष 0 बचेगा, रिमाइंडर 0। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वही तो डिजिटल सम होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 169 तो 9 को 0 मान लेते हैं, 9 को 0 ही मान के चलिए, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा 0। 6 और 1 7। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। तो 9 6 और 1 7। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 200। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। कई बार जब बड़ा बड़ा नंबर दे देगा ना, 6 6 7 7 डिजिट का नंबर दे देगा और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब ऐसा थोड़े ना कि उसका वर्गमूल निकाल निकाल के आप बनाने लग जाइएगा। ये 3 चीज आप ध्यान में रखना, जिसमें ये तो सबको पता होगा कि सर जिस संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 और 0 होगा वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा। यूनिट प्लेस पे 0, 10th पे 0, यूनिट पे 1 तो 10th पे इवन, यूनिट पे 4 तो 10th पे इवन, 5 है तो 2 होना चाहिए, ये फिक्स है। यूनिट पे अगर 5 है तो 10th पे 2 होना चाहिए। यूनिट पे 5 है तो 10th पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है। 6 है तो ऑड होना चाहिए, 9 तो इवन होना चाहिए, 0 तो 0, 1 तो इवन, 4 तो इवन, 9 तो इवन, 5 रहेगा फिक्स है 2, 6 रहेगा तो ऑड। बस ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 का स्क्वायर 225। 225 का डिजिट सम 5 4 9 9 यानी कि 0 लिख सकते हैं। 16 का स्क्वायर 256। 256 का 5 2 7 6 13, 13 का कितना 4 यानी कि अच्छा। और मान लीजिए 17 289 तो 9 8 2 10, 10 का कितना 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखिए और उसका डिजिट सम निकालिएगा ना, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट सम 0 9 9 कहने का मतलब 0, ध्यान रखिएगा, 0 1 4 और 7 होता है। बस इतना बात अगर आप ध्यान में रख लेते हैं ना मेरे प्यारे भाई, तो इस तरीके का जो भी सवाल आएगा आप बहुत आराम से कर लेंगे। 6 डिजिट 7 डिजिट 8, हम ऐसे ये कराएंगे भी एक दिन, ये पूरा 6 7 8 9 10 चाहे जितना भी डिजिट का सवाल आ जाएगा, आपको वर्गमूल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस ये 3 चीज आप बार बार इसको देखेंगे, याद हो जाएगा। दीवार पे लिख के चिपका दीजिएगा। क्लियर है बात? चलिए अब आ जाइए। किसी भी परफेक्ट कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिट सम क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर डिजिट सम होगा 0 1 4 और 7। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिट सम 0 1 4 7। दूसरा चीज निकालना कि अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यूनिट पे 0 है तो 10th पे भी 0, यूनिट पे 1 तो 10th पे कोई इवन नंबर होना चाहिए, यूनिट पे 2 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि इकाई अंक 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं कभी, 3 तो होगा नहीं, 4 रहेगा तो इवन, 4 रहेगा तो इवन, 5 रहेगा तो 2, 6 रहेगा तो ऑड, 6 रहेगा तो ऑड। अगर 7 कभी हो ही नहीं सकता, 8 हो ही नहीं सकता, 9 अगर 9 है तो इवन। और ये तो याद ही रहेगा 2 3 7 8 एवं ऑड 0, 1 0 हो, 3 0 हो, 5 0, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर बात? अब आ जाइए सवाल पे। सबसे पहले बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? इकाई अंक 8 है तो ये तो पहले ही खत्म हो गया, कभी नहीं होगा सर। ठीक है। अच्छा इकाई अंक देखिए, अब ये 9 है तो 9 से पहले क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। अगर इकाई अंक 9 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है और उसका इकाई अंक 9 है तो 10th प्लेस डिजिट पे कैसा नंबर होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ये ऑड क्या कर रहा है, यानी ये भी खत्म हो गया।
अच्छा यहाँ देखिए, तो ये एक है, तो एक के साथ ये 9 क्या कर रहा है, इवन होना चाहिए था, एक के साथ इवन नंबर होना चाहिए था, ये भी खत्म, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर एक के साथ तो इवन नंबर होना, अगर इकाई अंक एक है तो 10th प्लेस पर इवन होना चाहिए, यहाँ 0 है, तो सर 0 एक इवन नंबर है। आपको अगर जानकारी ना हो तो आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, 0 एक इवन नंबर है। 0 कैसा नंबर है, एक इवन सम संख्या है। क्लियर है ना बात, तो 0 एक सम संख्या। चलिए आगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको एक दो बार और देखिएगा आप लोग। देखिए, का एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 65 वोट अवैध पाए गए। दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला और वह 1399 वोटों से जीत गया। नामांकित मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। नामांकित मतों की कुल संख्या, थोड़ा सा लग रहा है यहाँ एरर है। नामांकित मतों की कुल संख्या या जितना वोटिंग हुआ है ये पूछता तो सही था, नहीं तो नामांकित मतों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो सुधार लीजिएगा। ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन 2900 है। चलिए देखिए, सुनिए जरा गौर से। मान लेते हैं टोटल वोटर्स हैं नामांकित 100, टोटल वोटर्स कितने हैं 100, ठीक है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग हुआ कितना, वोटिंग हुआ 90, ठीक है, ध्यान से 90 यूनिट। आगे कहा कि सर 65 वोट अवैध पाए गए, इनवैलिड, तो इसमें से वैध कितना, तो 90 माइनस 65 मत कर दीजिएगा, 65 को डायरेक्ट नहीं घटा सकते, ये 90 इमेजिनरी नंबर, ये हम लोगों ने माना है, माने हैं तो ये रियल नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, और 65 एक रियल नंबर है, तो 90 माइनस 65 मत कर दीजिएगा कभी गलती से भी। अब आगे कहा है कि सर दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को, 65 को अभी साइड करिए, 65 को अभी इग्नोर करिए, कहा दोनों उम्मीदवारों के बीच विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला। यही लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कहा विजेता उम्मीदवार को सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला, यानी कि सूची में जितने भी मतदाता थे, टोटल मतदाता का 68% वोट विनर को मिला। तो वोट का डिस्ट्रीब्यूशन तो जितना वोट पड़ा है उसमें से ना होगा। अगर इनवैलिड को हटा दे, इनवैलिड नहीं वोट है, मान लीजिए कि टोटल 100 लोग को वोट देना था, बस 90 लोग ही वोट डालें, कुछ भी इनवैलिड वगैरह नहीं है, 90 वोट पड़ा, सब सही है, फ्रेश है, तो उसमें से कुछ विनर को कुछ लूजर को, तो जितना वोटिंग हुआ उसी में से वोट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल पढ़ना था 100, पढ़ा है 90। अब कहा कि भैया विनर जो है इसको टोटल का 68%, तो टोटल 100 है, 100 का 68% यानी कि विनर को मिला है 68 वोट। आप बताइए 90 वोट अपने पास है ही, उसमें से विनर को 68 को दे दिए, यहां से कंपेयर कर रहा है कि टोटल का देना था 90 में से, कई बार लोग 90 का 68% निकाल देते। भैया लैंग्वेज क्या बोला है, सूची में सभी मतदाताओं का 68% वोट मिला विनर को, यानी कि टोटल जितने, ये तो बस एक कंपैरिजन कर रहा है यार कि विनर को जो वोट मिला है ना, ये टोटल का 68%, 100 का 68% यानी विनर के कितने वोट हैं, 68 वोट। आप बताइए, आपके पास 90 वोट है, कोई आया विनर को 68 को देकर चला गया, अब आप लूजर बैठे कि हमको दीजिए ना, तो आपके पास 90 को वोटे है, विनर को 38 को मिल गया, तो बचा हुआ वोट कितना है 22, जो कि लूजर को मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ये एक चीज ध्यान रखिए, देखें बेसिक बनाएंगे तो समझ में अच्छा से आएगा, लेकिन बहुत टाइम खराब होगा यार बेसिक में। आप थोड़ा सा दिमाग बस ये लगाइए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप जो ये 65 वोट इनवैलिड वाला साइड किए थे ना, इनवैलिड मानती नहीं, वो इनवैलिड जो वोट है वो लूजर को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, लूजर को दे देते हैं। पहले वो जैसे विनर था 1399 वोट से जीत रहा था, मान लीजिए, इमेजिन करिए, मान लीजिए कोई आदमी 20 वोट से जीत रहा है, कितने वोट से जीत रहा है, 20 वोट से, यानी हारने वाला को उससे 20 वोट कम आया होगा, 20 वोट से ये जीत रहा है, यानी कि दोनों के मतों का अंतर 20 है। अगर कोई आया, अब हारने वाला को 5 वोट और दे दिया, तो आप सोच कर बताइए, पहले 20 वोट से जीत रहा था, वो बोला कि भैया हम तो हार रहे यार, मतलब कोई बोल रहा है कि हम जीत रहे सर, 20 वोट से जीत गए, 20 वोट से जीत रहे हैं सर, अभी फाइनल नहीं हुआ है, हो गया कि 20 वोट से जीतने वाले हैं, 20 वोट से जीतने वाले हैं, एकाएक उसको 5 वोट और मिल गया, तो बताइए अब कितना वोट से जीता है, सोच कर बताइएगा। बोलेंगे कि सर अब 15 वोट से, 20 वोट से जीत रहा था, लेकिन 5 वोट उसको और मिल गया, जिसके कारण अब केवल 15 वोट से ही जीत पाया।
तो वही चीज पहले 1399 वोट से जीत रहा था। कितना वोट से जीत रहा था? 1399 वोट से। आई 65 को जो इनवैलिड, हम मानते ही नहीं इनवैलिड, बेचारा वो हार के उधर बैठल है कोना में, तो उसको 65 वोट दे दिए। तो जो 1399 वोट से जीत रहा था, 65 वोट और हारने वाला को मिल गया, जिसके कारण अब ये कितना वोट से जीत रहा है? 1334 वोट से जीत रहा है। बस हो गया, काम खत्म। जीत रहा है कितना से अनुपात में? बताइए कितना वोट से? इसको विनर को 68, लूजर को 22 मिला, कितना से जीत रहा है? 6, यानी कि 46 यूनिट से जीत रहा है। लेकिन जीत कितना से रहा है? 1334 से। अनुपात में कितना से? 46 से। का टोटल वोटर्स यानी कि 100 का वैल्यू निकालना। इससे काट दीजिएगा, 29 बार में कट जाएगा, यानी 2900। ठीक है, यही चीज़ थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं है। आप चाहेंगे तो बेसिक भी हम बता ही देंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है बेसिक करने का। आप 1-2 बार इसको करिएगा, और 2-3 सवाल हम कराएंगे। बहुत सवाल ऐसा बार बार कराते रहते हैं ताकि ये लोगों के माइंड, 1-2 सवाल से थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग जो लगातार सेट उट लगा रहे होंगे, आप देखे होंगे कि ऐसा सवाल कई बार हम कराए हैं। 10 दिन 20 दिन के बाद गैप पे हमेशा इस तरीके का सवाल हम देते रहते हैं, तो बाकी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेसिक का जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे का, ये तो बच्चा वाला सवाल है यार। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत। पहले 5 अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। अब इनका एवरेज निकालना है, तो इन पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड करिए। 5 5 10 7 17, 17 और 11 28 बट्टा 5, 5 5 25, 5 36, 5.6। ठीक है, साथ देखिए का, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील के बीच का अनुपात क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, पहला में क्रोमियम और स्टील का रेशियो 2:11 है, दूसरा में क्रोमियम और स्टील का रेशियो 5:21 है। का इन 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाया गया, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिए। आगे कहा मिलाया गया और एक नया स्टेनलेस स्टील बनाया गया, जिसमें क्रोमियम और स्टील का अनुपात 7:32 था। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों प्रकार के स्टेनलेस स्टील को एक साथ मिलाया गया। कहा कि 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील है और इन दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार किए हैं, जिसमें क्रोमियम और निकेल का जो 7:32 है। तो बताइए कि दोनों को किस अनुपात में, इन दोनों मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाया गया? तो सर 2 ग्रुप का चर्चा किया और दोनों को मिलाकर एक नया मिक्सचर बनाया है, उसका भी रेशियो दिया है। तो 2 ग्रुप का चर्चा किया, एक बात कॉमन क्या क्या एलिगेशन नहीं लग जाएगा? लगेगा। तो किसी एक पर लगाइए। अगर क्रोमियम पर लगाना चाहते हैं तो हर जगह से क्रोमियम लेना पड़ेगा, निकेल पे लगाना चाहते हैं तो हर जगह से निकेल लेना पड़ेगा। किस पे लगाइएगा? क्रोमियम पे लगा रहे हैं। तो बताइए भाई, पहला में क्रोमियम कितना है? 2, टोटल कितना में? 13 में। दूसरा में क्रोमियम कितना है? 5, टोटल कितना में? 26। दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बना है, इसमें क्रोमियम कितना है? 7, टोटल कितना में? 39 में। अब बताइए फ्रैक्शन को इंटीजर में चेंज करिए तो 13, 26 और 39 से कटने वाला नंबर 78। तो 78 से सब में गुना कर देते हैं। आप लोग करिएगा नहीं, मेंटली कर लेना है। 78 से गुना कर दीजिएगा तो 13 छक 6 दूना 12, 26 तिया 5 तिया 15, 39 दूना 7 दूना 14। अब बताइए इन दोनों के अंतर को, 14 में से 12 गया 2, 15 में से 14 गया 1, यानी 1 का अनुपात। ठीक है ना? तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आगे का सवाल आसान सा है, वो सब आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है ना? थैंक यू यार, धन्यवाद।